Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8, income determination and multiplier. So basically इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह से इक्विलिब्रियम बनाया जाता है. एक है हमारा ADAS approach and the second one is saving and investment approach. So first we will see equilibrium through AD and AS approach. तो ये क्या होता है? Refers to that situation where जहां पर AD किसके इक्वल हो जाए? AS के, वहां हमारा इक्विलिब्रियम सेट होगा. पिछले चैप्टर में जो पिछली प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई. तो इस चैप्टर के अंदर हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे. सो लेट अस सी. पहले हम चार्ट बना लेते हैं. डाटा वाई सी इन्वेस्टमेंट सेविंग, क्योंकि एएस लेना है हमने तो सेविंग भी चाहिए होगा. एडी एंड एएस. एडी कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको? सी प्लस आई. और एएस कैसे निकालना सिखाया था? सी प्लस एस. और वाई को मैंने आपको कैसे बताया था कैसे शुरू करना है? 0 से. और कितने का अंतर? 100 का. ठीक है. और 600 भी लिख लेते हैं. कंजप्शन को हम देखो याद रखना, अगर आप कुछ नहीं कमा रहे, यहां पे कमाई क्या है? 0 है, फिर भी खर्चा तो करना पड़ेगा, लाइफ को सस्टेन करना है. तो खर्चे को हम कितने से शुरू करेंगे? 40 से. और कितने का अंतर रखेंगे? 80 का. तो यानी 40 और 80 120, 120 और 80 200, 280, 360, 440, 520. इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, हम इन्वेस्टमेंट उसको लेते हैं जो 0 लेवल पे हमारा खर्चा है. यहां पे देखो आप 0 कमाई है और खर्चा कितना है? 40. तो इन्वेस्टमेंट सब पे कितनी रहेगी? 40. और सेविंग कैसे निकालते हैं? बचत को y माइनस कमाई में से किसको लेस करेंगे? खर्चों को. तो बचत आ जाएगी. तो y माइनस सी माइनस 40, क्योंकि 0 कमाया और 40 खर्च किया तो सेविंग विल बी माइनस 40. 100 कमाए 120 खर्च किए तो सेविंग विल बी माइनस 20. 200 कमाए 200 खर्च किए सेविंग विल बी 0. 300 कमाए 280 खर्च किए सेविंग विल बी 20. 400 कमाए 360 खाए सेविंग विल बी 40. 500 कमाए 440 खाए सेविंग विल बी 60. और 600 कमाए 520 खाए तो वो 520 खर्च कर दिए तो सेविंग विल बी 80 रुपीज. ठीक है. सेविंग निकालना आया y माइनस सी. एडी कैसे निकलेगा? c प्लस आई. तो 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240. इन दोनों को जोड़ेंगे 320, 400, 480, 560. तो एडी कैसे निकाला हमने? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. एएस कैसे निकाल लेंगे हम? सी प्लस एस. तो अब हम देखते हैं कंजप्शन कितना है हमारा? 40. और सेविंग कितनी है? माइनस 40. तो 0. ठीक है. 120 और माइनस का 20 जोड़ेंगे 100. 200 में 0 जोड़ेंगे 200. और मैंने आपको यह भी बताया था एएस और वाई इक्वल होते हैं. कमाई भी कैसे निकलती है? सी प्लस एस, प्रीवियस वीडियो में. तो यही लाइन उतार दीजिए, सेम आएगा. 300, 400, 500. और करके देखना है तो देख भी लो. सी कितना है? 520. एस कितना है? 80. कितना आया? 600. ठीक है. अब इसका कर्व देखिए. एडी का कर्व हमेशा यहां से शुरू होगा, क्योंकि एडी कभी 0 नहीं होता, इसलिए ऊपर से. एएस का कर्व आप ओरिजिन से शुरू कर सकते हो. ठीक है. इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे एडी और एएस क्या है? इक्वल. यहां हमारा इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है. और ये हमारा y,
ये हमारा सी कंजप्शन। अब इस पॉइंट से पहले, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप क्या, बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, 400 और 400 कहां इक्वल हो रहे हैं, यहां पे। तो इक्विलिब्रियम से पहले कौन बड़ा है हमारा, किसका कर्व ऊपर है, खर्चों का, एडी का कर्व ऊपर है, एएस का कर्व नीचे है, और दिख भी रहा है। चाहे यहां पे भी देख लो आप, एडी 80 वो 0, ये 160 ये 100, 240 200, 320 300, तो एडी बड़ा है ना एएस से। तो इक्विलिब्रियम से पहले, बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम एडी इज मोर देन एएस। अब जब खर्चे ज्यादा और कमाई कम है तो सेविंग विल बी व्हाट, नेगेटिव। सेविंग यहां हमारी किस में होगी, नेगेटिव में, देखो ये रही नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद ऑन इक्विलिब्रियम, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑन इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एएस, और है भी, कमाई और खर्चे क्या है हमारे, इक्वल। और थर्ड पॉइंट पे आइए, इक्विलिब्रियम के बाद कौन ऊपर चला गया, एएस, एडी का कर्व नीचे है, तो देख भी लो चाहे यहां पे, एएस बड़ा है इक्विलिब्रियम के बाद, एसी एडी छोटा है। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम एएस इज मोर देन एडी। तो 3 पॉइंट बनेंगे, इक्विलिब्रियम से पहले एडी बड़ा है, एएस छोटा है। इक्विलिब्रियम पर एडी एएस इक्वल है, इक्विलिब्रियम के बाद एएस बड़ा है, एडी छोटा है। तो एडीएस अप्रोच से आपका ये बना इक्विलिब्रियम, रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। तो आप ये बना लीजिएगा नोटबुक में, ये डाटा, वो कर्व, और ये 3 पॉइंट्स। और अगर आंसर मतलब कि और अच्छा लिखना तो एडीएस को भी एक्सप्लेन कर देना क्या होता है और कर्व कैसे ड्रॉ होते हैं, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम अपना दूसरा अप्रोच देखते हैं, जो कि कौन सा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we will see our second approach, saving and investment approach इक्विलिब्रियम का। तो क्या होता है, refers to that situation, refers to that situation, ठीक है, situation where S is equal to I, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। ये डाटा देखते हैं, Y C एस आई, वाई कितने से शुरू करना है, 0 से, और कितने का अंतर, 100 का। सी हमारा 40 से शुरू होगा, 80 का अंतर। एस हमारा कैसे निकलता है, सेविंग, कमाई में से किसे लेस करते हैं, खर्चों को, तो -40 -20 0, 100 - 120, 200 - 200, 200 यहाँ पे सॉरी 300 आएगा, यहाँ पे 400, यहाँ 500 और वहाँ पे 600, ठीक है। वो 2 बार लिखा गया था गलती से। 300 - 280 = 20, 400 - 360 40, 500 - 40 60, 600 - 50 80। आई कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा 0 पे खर्चा है वो हमारा आई होता है। तो 0 पे खर्चा कितना है, 40, तो आई सारों पे 40 रहेगा। तो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, इस पॉइंट पे। जब कमाई 400 है, खर्चे 360 है, तो एस और आई इक्वल है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले कौन बड़ा है, आई बड़ा है किससे, एस से, देख भी लीजिए चाहे आप। तो यहां तक आई इज मोर देन एस। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद एस बड़ा है आई से, तो एस इज मोर देन आई। कर्व देखते हैं,
सेविंग का कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। x 0 y, ये हमारा सेविंग का कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, और ये हमारा i इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है ना, कितना है 40 है, और यहाँ पे सेविंग भी कितनी है इस पॉइंट पे 40 है, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई पॉइंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस और आई क्या है, इक्वल। देखिए यहाँ है अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम से पहले कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो पहला पॉइंट यही, बिफोर इक्विलिब्रियम I इज मोर देन S, दिख भी रहा है यहाँ पे, और चाहे आप डाटा पे देख लीजिए, I इज मोर देन S। ऑन इक्विलिब्रियम S किसके इक्वल है, I के। देखो S और I इक्वल है, यहाँ पे देखो, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद कौन बड़ा है, सेविंग ऊपर चला गया, आई नीचे रह गया, सेविंग बड़ा हो गया इक्विलिब्रियम के बाद, आई छोटा है, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम एस इज मोर देन आई। और ये है ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों कहते हैं इसको ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एस हमारा क्या है 0, देखिए ये रहा एस 0, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और उससे पहले क्या होती है, डिस सेविंग, कर्जा। ये देखिए ये 2 पॉइंट ब्रेक इवन से पहले हैं, तो ये डिस सेविंग है, कर्जा है यहाँ पे। ये था हमारा दूसरा अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। डाटा बना लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, और ये कर्व, ये 3 पॉइंट्स। अब इसमें अगर आप और दिखाना चाहते हैं तो टीचर को अलग से, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बच रहा है तो एपीएस और एमपीएस दिखा देना, टीचर समझ जाएगा कि बच्चे को सब चीज़ पता है इससे रिलेटेड। या सेविंग फंक्शन दिखा देना, ठीक है, दोनों को इसी से ही जुड़े हुए हैं लगभग। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, उन तीनों को देखते हैं एक एक करके, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी आवर हेडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वो सिचुएशन है जब देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड, मतलब मान लीजिए 100 नौकरियों की डिमांड हुई और 100 की ही क्या हो गई सप्लाई, उस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। रेफर्स टू द सिचुएशन वेहर, जहां पर वेहर AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के। देखिए कर्व, AD का कर्व हमेशा ऊपर से शुरू, क्योंकि AD के अंदर क्या होता है C प्लस I, और हमें पता है C कभी 0 नहीं होता। AS इज इक्वल टू C प्लस S, 0 यहाँ भी नहीं होता C, पर वो सेविंग नेगेटिव में होती है ना, तो वो उसको 0 कर देती है। तो ये हमारा पॉइंट E पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। जितनी एग्रीगेट डिमांड हुई उस पॉइंट पे उतनी ही क्या हो गई एग्रीगेट सप्लाई, तो इसीलिए इस पॉइंट पे हमारा एक फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये हमारा Y और ये हमारा C कंजप्शन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है, रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, जहां पर AD किसके इक्वल हो AS के, उसको बोलते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। अब देखते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में ड्रा कर लीजिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो अब मैं 2 कर्व पढ़ा रहा हूँ आपको, ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगले चैप्टर में 9th चैप्टर में वो बहुत यूज होंगे, तो आप उसको यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो को और बना लीजिएगा। नाउ वी विल सी ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मान लो नौकरियां कितनी चाहिए
हो, और कितनी हो रही हैं 150। तो देखो 150 नौकरियां ऐसे आई, मान लो ये लाइन में 150 नौकरी खड़ी है और 100 लोग थे, उनको नौकरी मिल गई, इक्वल हो गए यहाँ पर 50 अब भी बच रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट में, ओवर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर जहां पर ADAS के तो इक्वल होगा है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से आगे। अब अगर हमें ADAS को इक्वल करना है तो ये 50 बढ़ाना पड़ेगा, तो ADAS के इक्वल तो होगा पर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से आगे। तो AD इज इक्वल टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। अब आप बोर्ड पे देखिए एक बार, ये हमारा AD का कर्व और ये हमारा AS का कर्व, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब वो क्या होता है, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ है पर वो कहाँ इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये जो इतना है ना, ये पोर्शन इतना, ये हमारा इतना पोर्शन ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट। चाहे यहां पे देखिए आप, ठीक है, दोबारा बना रहे हैं ADAS और ये हमारा AD डैश। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये है जहां पे AD किसके इक्वल हो, AS के, पर वो कहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ। तो इतना पोर्शन ओवर एम्प्लॉयमेंट है, और ये कर्व अगले चैप्टर में भी बनेगा, बस अगले चैप्टर में एक पॉइंट और ऐड होगा इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है कि AD-AS के तो इक्वल होगा पर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से आगे, उसको बोलते हैं हम ओवर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, देखो जब भी ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार बहुत ज्यादा हो रहा है, देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब भी देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, देश में क्या होगा, इन्फ्लेशन। ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के दौरान चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मनी की वैल्यू गिर गई ना, ओवर एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार मिल रहा था तो सब पे पैसा था, देश में मनी सप्लाई बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मनी की वैल्यू डाउन हुई और इन्फ्लेशन आया और प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो एक बात याद रखना, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइज। और इन्फ्लेशन कब होता है, जब ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब देश में एम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम हो। अच्छा एक चीज और, एक नंबर में पूछता है क्या ओवर एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं, क्योंकि आउटपुट यहां पहले ही ये लोग पूरा कर चुके। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा रोजगार होने से, जरूरत से ज्यादा रोजगार होने से एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप या उस पे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप याद रखिएगा। नाउ वी विल सी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये आप बना लीजिएगा वो वाला कर्व। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होगा, AD-AS के तो इक्वल होगा पर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से पहले। ठीक है, मान लो 100 लोग ऐसे नौकरी के लिए खड़े हैं, ठीक है, पर नौकरी मिली कितनों को, सिर्फ 70 को। तो AD-AS के तो इक्वल हुआ, यहाँ पे इक्वल है, ये 70 लोगों को तो मिल गई नौकरी, पर फुल कहाँ था, यहाँ पे 100 पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से पहले। तो देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर जहां पर AD is equal to AS but below the full employment
पॉइंट से पहले या नीचे। ठीक है, कर्व पे देखते हैं। ये हमारा क्या है, एएस का कर्व, और ये हमारा एडी का कर्व। अब याद रखना फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ये है, ठीक है, तो वो कहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ पे। ये तो फुल था पर वो यहाँ इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है ना फालतू, ठीक है, ये जो है हमारा, ये तो हमारी ओरिजिनल वाई है, ये y1, तो ये जो इतना पोर्शन है इसको हम शेड कर लेते हैं। इतना पोर्शन हमारा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बी पॉइंट लिख लेते हैं, ये ई पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब एक बात याद रखना, जब भी देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, देश के अंदर डिफ्लेशन होगा। ठीक है, और मनी सप्लाई देश के अंदर घट जाएगी, क्योंकि लोगों को कम रोजगार मिल रहा है तो कम पैसा सर्कुलेट होगा, मनी सप्लाई घट जाएगी और प्राइसेस भी क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई घट गई तो देश के अंदर लोगों पे पैसा नहीं होगा तो चीज़ों के रेट घट जाएंगे, और ओवर एम्प्लॉयमेंट में चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कर्व आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का बना लीजिएगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये आप नोट्स बना लीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये रेशो को दिखाता है, किसके, कि इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज लाए आप, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। शोज द रेशो बिटवीन, किसके बीच का, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक और फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। एक और निकल जाएगा यहीं से, और 1 माइनस एम पी सी को क्या बोलते हैं, एम पी एस। तो तीन फॉर्मूले हैं इसके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, के इज इक्वल टू 1/एम पी एस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपके पास बुक है उसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। ये वाले फॉर्मूले लगेंगे और वो वाले, ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, और ए पी सी प्लस ए पी एस क्या होता है हमारा 1। तो एक फॉर्मूला ए पी सी का ये भी बनेगा 1 माइनस ए पी एस। ए पी एस का एक फॉर्मूला क्या बनेगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे, ए पी सी। इसी तरह एम पी सी का फॉर्मूला, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। दूसरा फॉर्मूला एम पी सी का 1 माइनस एम पी एस। एम पी एस का एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एम पी एस का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस एम पी सी। जैसे 1 माइनस एम पी सी एम पी एस होता है। कंजप्शन फंक्शन देख लीजिए, सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो देखिए सी बार क्या है, ऑटोनोमियस कंजप्शन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, बी हमारा एम पी सी को इंडिकेट करता है, और वाई इनकम को। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, सेविंग इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। 1 माइनस बी इंटू वाई का मतलब होता है एम पी एस। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 14 में, उसमें देख लेना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो जस्ट मैंने एक रिवीजन के तौर पे लिखा है।
तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है न्यूमेरिकल, इसका एक ना एक दे ही देता है मेजोरिटी, क्योंकि एनआई के क्वेश्चन के बाद उसको अगर देना होता है न्यूमेरिकल तो वो इसी चैप्टर का देता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। तो आप देख लेना, कुछ हार्ड नहीं है। बाकी आप स्वस्थ रहिए, लाइफ में खूब आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और अगर आपकी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, या कोई क्वेश्चन भी है वो भी टाइप कर देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।